कक्षा 9 के गणित वाले प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम आपका गणित में नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 7 त्रिभुज। पाठ 7 है इसमें त्रिभुज के बारे में आज हम कुछ थोड़ा बहुत सीखेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, जो कि आपको पहले ही पिछली कक्षा में कक्षा 6, 7, 8 में भी त्रिभुज के बारे में आपको पता है कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज होता है 3 रेखाओं से बंद आकृति या 3 रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या हम कहते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। सीधी सी सिंपल सी बात है जो कि आपको पहले से पता है। इसमें 6 अंग होते हैं। 6 अंग त्रिभुज के होते हैं। 6 अंग कौन से होते हैं? 3 भुजाएं और 3 कोण। जैसे इस त्रिभुज में देखिए, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। ठीक है ना, ये 3 कोण हैं जो कि इसमें लिखे गए हैं। अच्छा, त्रिभुजों के प्रकार कौन से होते हैं? त्रिभुजों का वर्गीकरण भी हमने पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। त्रिभुजों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, क्योंकि उसमें 3 भुजाएं, 3 कोण होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का प्रकार होते हैं, कोणों के आधार पर भी त्रिभुजों के प्रकार होते हैं। ठीक है। अब देखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाओं की माप बराबर होती है, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा अलग होती है, वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से ही पता चलता है, समद्विबाहु यानी 2 भुजाएं बराबर। एक और त्रिभुज होता है विषमबाहु, यानी उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, कोई बराबर भी नहीं होती, उसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब इसी प्रकार से भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज हैं, तो कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूनकोणीय त्रिभुज, एक होता है समकोणीय त्रिभुज, एक होता है अधिकोणीय त्रिभुज। न्यूनकोणीय त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों कोण कैसे होते हैं? न्यूनकोण होते हैं। न्यूनकोण समझते हैं आप? न्यूनकोण मतलब जिनका मान 90 अंश से कम होता है। तीनों त्रिभुज ऐसे होते हैं जिनका मान 90 अंश से कम होता है। और समकोणीय त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें एक कोण समकोण होता है। अब यहाँ नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे कि तीनों कोण समकोण होते हैं, लिखेंगे जिसमें एक कोण समकोण होता है। और अधिकोणीय त्रिभुज में भी ऐसा ही होता है, जिसमें एक कोण अधिक कोण होता है। अब अधिक कोण और समकोण से समकोण क्या होता है? समकोण यानी 90 अंश का कोण, और अधिक कोण यानी 90 अंश से अधिक का कोण। ठीक है ना। तो एक कोण यदि किसी त्रिभुज में समकोण है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है, और एक कोण यदि कोई है जो 90 अंश से अधिक है तीनों में से, तो ऐसा त्रिभुज आपका अधिकोणीय त्रिभुज कहलाता है। अब इसमें एक कोण इसलिए लिखा कि क्योंकि किसी त्रिभुज में समकोण केवल एक ही हो सकता है। किसी एक त्रिभुज में 2 समकोण नहीं हो सकते, या 2 अधिक कोण भी नहीं हो सकते। समझ गए आप? तो क्यों नहीं हो सकते, वो भी कारण है। क्योंकि ये 2 समकोण नहीं हो सकते क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यदि 2 कोण का 180 हो गया तो तीसरा कोण कहाँ गया तब? है ना। अगर 90-90 के 2 कोण हो गए तो दोनों का मान 180 हो गया, तो तीसरा कोण तो बचा ही नहीं तीसरे कोण के लिए। तो ये किसी भी त्रिभुज में केवल एक ही कोण समकोण या अधिक कोण हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुजों के प्रकार हमने पढ़ लिए। अब है सर्वांग सम। ये सर्वांग सम क्या होता है? सर्वांग सम एक नया शब्द है जो आपने पहले शायद ना पढ़ा हो। सर्वांग सम ये नई चीज़ है जिसे अब हमने पढ़ना है। सर्वांग सम यानी सर्व, इसका संधिविच्छेद करेंगे, सर्व अंग सम, यानी सर्व यानी सभी, अंग यानी अंग, सम यानी समान। ऐसी 2 आकृतियों के सभी अंग समान हो तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? बराबर आकृतियाँ कहलाते हैं, या हम सर्वांग सम कहलाते हैं, या हम क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम। जैसे 1 वर्ष में बने हुए रुपए के 2 सिक्के, 1 रुपये के 2 सिक्के ले लो, या एक ही माप की 2 चूड़ियाँ ले लो, या एक ताले की 2 चाबियाँ, या एक ही बैंक द्वारा जारी किए गए ATM कार्ड। ठीक है।
इसी प्रकार और भी कुछ हो सकता है जो बिल्कुल बराबर होती है। एक ताले की दो चाबी, है ना, देखी होंगी आपने। इनमें से एक के ऊपर एक दूसरी आकृति को रखेंगे तो नीचे वाली आकृति को पूर्णतः ढक लेती है। यही इसकी पहचान है कि जैसे दो सिक्के हैं, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रखा, बिल्कुल नीचे वाले सिक्के को ढक लेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार चूड़ियाँ हैं, इसी प्रकार ताले की दो चाबियाँ हैं, ताले की एक चाबी के ऊपर दूसरी रखी, उसको ढक लेगी, है ना। एटीएम कार्ड एक के ऊपर एक रखा तो उसको ढक लेगा। तो ये जब वो पूरा पूरा ढक लेता है तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है, बराबर आकृति कहलाती है या सर्वांगसम आकृति कहलाती है। इस प्रकार की आकृतियों को हम जो बिल्कुल बराबर हों उनको हम कहते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ, ठीक है। तो ये तो सर्वांगसम आकृतियों के बारे में था, और भी होती होंगी जो आप लिख सकते हैं इसमें। अपनी फ़ोटो देख लीजिए, आप फ़ोटो खिंचाएँ, हमारा 4 फ़ोटो खिंचवाने गए, 4 फ़ोटो खींची, उसने खींच के दी, उसके ऊपर एक के ऊपर एक रखते हैं तो बराबर होती हैं, वो बराबर कटी होती है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। त्रिभुजों में सर्वांग समता। अब ये सर्वांग सम शब्द जो आया है वो त्रिभुजों में भी होता है। अब त्रिभुजों में सर्वांग समता कैसे होती है? दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उन दोनों त्रिभुजों के सभी अंग समान होते हैं। अब त्रिभुजों के अंग क्या क्या होते हैं? 3 भुजाएं और 3 कोण। 6 अंग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण, है ना। तो यदि अर्थात दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर हों, अर्थात दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर हों और तीनों संगत कोण बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपके सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। देखिए, जैसे ये 2 त्रिभुज हैं, ABC एक त्रिभुज है और PQR एक त्रिभुज है। तो यहाँ त्रिभुज ABC और PQR में यदि भुजाएं AB बराबर PQ, AB बराबर PQ, BC बराबर QR, BC बराबर QR और CA बराबर RP, CA बराबर RP, ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई। और कोण ABC बराबर PQR, ABC ये वाला कोण है, PQR ये है। BCA बराबर QRP, BCA बराबर QRP, ये BCA QRP है। और कोण CAB बराबर RPB, CAB ये है और RPB ये है, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर है तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? ये दो त्रिभुज ABC PQR सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। इनको हम त्रिभुज ABC और ये सर्वांगसम का चिन्ह है, त्रिभुज PQR द्वारा प्रदर्शित करेंगे। चिन्ह जो ये है ये सर्वांग समता का चिन्ह है। 2 लाइन बराबर की लगेंगी और एक थोड़ा ऐसे लगेगी, ऐसे इस टाइप से, कुछ इस टाइप का बनता है वो, इस टाइप का बराबर बराबर बनेगा, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम PQR तो है, लेकिन आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज QRP, ऐसे नहीं लिखेंगे। त्रिभुज उसका नाम हम PQR का QRP भी लिख सकते हैं, लेकिन QRP अगर तरीके से देखेंगे तब वो सर्वांगसम ABC के नहीं होगा, तब उसी प्रकार से त्रिभुज ABC का नाम भी चेंज होगा। देखिए, जैसे इसमें है आगे, ये त्रिभुज MPN है। दोनों त्रिभुज MP बराबर DF, MP बराबर DF और PN बराबर FE और NM बराबर ED और त्रिभुज कोण PMN बराबर FDE, कोण MPN बराबर कोण DFE, कोण MNP बराबर कोण DEF। इस प्रकार से है तो त्रिभुज MPN सर्वांगसम होगा DEF की। अब ऐसा नहीं लिखेंगे कि MPN त्रिभुज, देखो DFE, मैंने DEF बोल दिया। त्रिभुज MPN सर्वांगसम होगा त्रिभुज DFE की। MPN, ये MPN DFE, इस प्रकार से है ना, उसमें बराबर भुजाएं। देखो, ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये
इसके बराबर है, ठीक है ना। तो अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, एम पी एन इस प्रकार से लिखा। तो ऐसे ही त्रिभुज डी ई एफ, ये आपके, क्योंकि इसमें जो संगत भुजा की बात करी, संगत भुजा कौन सी किसकी है, संगत भुजा एम पी के संगत है डी एफ, क्योंकि उसके बराबर है। पी एन के संगत है एफ ई, पी एन के संगत एफ ई है, इस प्रकार से नाम लिखा जा रहा है। एन एम के संगत ई डी है, एन एम ये है, एन एम ई डी ये इसके संगत है, ठीक है ना। ये भुजाएं संगत हैं। इसी प्रकार कोण भी पी एम एन ये कोण है और इसके संगत है एफ डी ई ये वाला। इसी प्रकार एम पी एन के संगत ये एम पी एन है, इधर दूसरे त्रिभुज में डी एफ ई है, ये इसके संगत है। ऐसे ही कोण एम एन पी के संगत कोण कौन सा है, एम डी ई एफ ये है, इस प्रकार से है, संगत है। तो इसी प्रकार से इसका नाम लिखा जाएगा। यदि हमने लिखा एम पी एन, देखिए एम पी है पहले, एम पी के बराबर डी एफ है, तो डी एफ आया कि नहीं आया। ऐसे ही पी एन, इसके बाद पी एन है, तो पी एन के बराबर एफ ई दे दिया। इस प्रकार से नाम लिखेंगे कि उसकी भुजाओं के नाम भी हमें क्लियर होते चले जाएं कि कौन सी किसके संगत है। अगर हम ई डी, यहाँ देखिए एन एम की बात करेंगे, एन एम, तो ई डी, एन एम बराबर ई डी। इस प्रकार से नाम भी उसी क्रम में आने हैं। अब एम पी एन त्रिभुज डी ई एफ के संगत नहीं होगा, डी एफ ई के संगत होगा, ये नहीं होगा। अगर हम त्रिभुज का नाम पी एम एन लेंगे, मान लीजिए हम नाम चेंज कर देते हैं, त्रिभुज का नाम लीजिए पी एम एन, तो इसी प्रकार हमें इसका भी नाम बदलना पड़ेगा आपको, एफ डी ई, पी एम एन एफ डी ई, इस प्रकार से नाम इसका भी चेंज कर सकते हैं। तब आपका वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, तब आपका वो कह सकते हैं कि वो सर्वांग सम है। इसी प्रकार एम एन पी, अगर हम नाम एम एन पी ले लेते हैं तो कैसे लेंगे, एम एन पी है ना, तो चला डी ई एफ, इस प्रकार से नाम होगा, तब वो सर्वांग सम हो सकता है। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि एम एन पी लिखा और इधर से हमने कर दिया डी ई एफ, क्योंकि ये भुजा, ये वाली भुजा इसके संगत है, ये इसके संगत नहीं है। तो इसी प्रकार से हम इसका नाम, अगर हम एम एन पी लिखेंगे तो यहाँ डी ई एफ होगा, क्योंकि संगत ये इसके है ना, क्योंकि एम एन पी लिखा तो एम एन आया, तो इस एम एन के संगत डी ई है, तो डी ई के तरह से ही नाम लिखना पड़ेगा। फिर एन पी लिखा हमने, एन पी के बराबर तो ये हो रही है ना, तो यहाँ ई एफ इसके बराबर होगी, तो इस प्रकार से नाम आएगा। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, सर्वांग सम कैसे आप लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता की कुछ कसौटियाँ हैं, क्योंकि किसी दो त्रिभुज यदि सर्वांग सम हैं तो इसकी जांच के लिए हम क्या करते हैं, सभी अंग सर्वांग सम का मतलब सभी अंग समान होने चाहिए। तो उसके तो 6 अंग एक के होते हैं, 6 अंग दूसरे के, हमें सब नापने पड़ेंगे। तो इसके बजाय हम थोड़ी सी इसको सुविधाजनक कार्यों को, अपने जो सुविधा के लिए हमारा कार्य आसान लगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सर्वांग समता की कुछ कसौटियाँ बनाई हैं, जिससे हम 6 के 6 अंग नापने के बजाय केवल 3 अंग नापते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये सर्वांग सम है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक है सर्वांग समता की कसौटी हमारे पास है। यदि हम इस प्रकार से इसका प्रयोग करें, SAS कसौटी है एक प्रकार की, इसका प्रयोग यदि हम करें तो मैं देखिए इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत बना कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत बने कोण के बराबर होता है, तब वो सर्वांग सम होते हैं। इसको कैसे समझेंगे, 2 त्रिभुज हैं ABC,
ABC में देखिए भुजा AB बराबर है भुजा PQ के, भुजा AC बराबर है भुजा PR की। ओके, और इनके अंतर्गत इन दोनों भुजाओं से कौन सा कोण बना है? ये वाला, यहाँ पर A बना है, यहाँ पर P बना है ना। तो कोण BAC ये वाला कोण और कोण QPR ये वाला कोण, ये भी बराबर है। तो आपकी ये कसौटी इसमें लग जाएगी और कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांग सम हैं। ठीक है ना। हम इसको कहेंगे ये S, देखो ये S मतलब साइड, S मतलब साइड, A मतलब एंगल और S मतलब साइड, मतलब भुजा, भुजा कोण भुजा, ये कसौटी है ये। इसी प्रकार से देखिए अब दूसरा त्रिभुज है XYZ, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है UVW। अब इसमें देखिए XYZ, XY UV के बराबर है, YZ VW के बराबर है, और ये इनके अंतर्गत मतलब इन्हीं के बीच, इन्हीं दो भुजाओं से बना हुआ कोण, ये वाला नहीं, ये वाला देख लें, ये वाला, इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत जो ये भुजाएं हैं इनके अंतर्गत यही कोण बना, इसकी ये दो भुजाएं इनके अंतर्गत ये कोण बना, तो ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए, बिल्कुल इनके बीच का कोण, इन दो भुजाएं उनके बीच का कोण। ठीक है, तो त्रिभुज XYZ और त्रिभुज UVW क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। अब कंडीशन देखिए ऐसी है कि कंडीशन ऐसी है, देखिए RST देखिए त्रिभुज और MON त्रिभुज, देखिए इसमें ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, लेकिन कोण इनके बीच का ये बराबर होना था, ये बराबर नहीं है बल्कि ये बराबर है, तब ये सर्वांग सम नहीं होंगी, तब बिल्कुल भी सर्वांग सम नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अगर ये कोण बराबर हो जाता तब ये सर्वांग सम होते, जो कि नहीं है तो ये सर्वांग सम नहीं होंगे। ये सर्वांग समदायक कसौटी को हम क्या कहते हैं? भुजा कोण भुजा कसौटी भी कहते हैं। और इस प्रकार कसौटी को SAS के रूप में प्रयुक्त होती है। इसको SSA या ASS के रूप में नहीं, ये देखो यहाँ ये आपका A हो गया, SS या SSA कह सकते हैं। इस प्रकार की कसौटी नहीं होती, देखो यहाँ इसीलिए कैंसिल हो गया। बीच में होना चाहिए, A बीच में होना चाहिए एंगल, यानी बीच का कोण होना चाहिए बराबर। ओके, ठीक है। अब देखिए ASA सर्वांग समता, ASA सर्वांग समता क्या होती है? ASA सर्वांग समता इस नियम के अनुसार दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो। एक त्रिभुज के दो कोण, देखिए दो कोण देखिए, ये त्रिभुज है SUN एक त्रिभुज है, दूसरा है JAN त्रिभुज है। इसमें दो कोण देखिए, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, और एक भुजा ये और एक भुजा ये बराबर हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखिए एक भुजा ये इसके बराबर और एक कोणीय बराबर और एक कोणीय और एक कोणीय बराबर हो गए। ये आपके त्रिभुज क्या हो गए? आपके सर्वांग सम हो गए। इसमें ये कसौटी को हम कहते हैं कोण भुजा कोण कसौटी, वो थी भुजा कोण भुजा कोण। लेकिन इसमें जैसे उसमें था कि बिल्कुल कोण बीच में होना चाहिए, इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि भुजा बीच में होनी चाहिए। भुजा किधर भी हो, कोण कोई से भी हो, दो कोण बराबर होने चाहिए और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। इसकी कसौटी ये है कि दो कोण बराबर और एक भुजा बराबर, इसे आप कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। उस वाले में तो केवल ये फिक्स था कि आपका SAS, उस वाले में था SAS, यानी भुजा बीच में ही रहेगी, भुजा बाद में नहीं होगी। ऐसे नहीं कि ऐसे करते हैं इसको, तो SAS मतलब कोण कोण आपका बीच में ही रहेगा, बीच वाला कोण ही बराबर होना चाहिए उन दोनों भुजाओं के। और इस वाले में क्या है, इसमें जरूर नहीं कि भुजा बीच में रहे, इसको AAS भी हो सकता है, AAS भी हो सकता है और SAA भी हो सकती है कसौटी। इस कसौटी का नाम ये भी चलेगा और ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। कुल मिला के दो कोण और एक भुजा बराबर होनी चाहिए।
ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना समझ लीजिए आप, फिर आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।